हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी चल रही थी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज अपना 5th चैप्टर। तो 5th चैप्टर में क्या चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, अच्छे से उनको जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो लेसन 5 है। लेसन 5 क्या कह रहा है? राज और राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये थॉट इसके माइंड में क्या आया इस बच्चे के। चुनाव का दिन, जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर भी इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है, नाना जी ने कहा कि आज हम अपने शासक का चुनाव करने जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग शासक कैसे बने, जो कुछ लोग थे वो शासक कैसे बने, इस बारे में हम पढ़ेंगे। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासक का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। यानी कि कितने वर्ष हो गए हमें? लगभग 50 ईयर्स हो गए हैं, जिससे हम अपने शासक का चुनाव करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? अपने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। आपने अध्याय 4 में पढ़ा है कि कुछ राजा क्या थे? जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कब दिखाई दिए परिवर्तन? 3000 साल पहले। क्या परिवर्तन थे जानेंगे। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ठीक है, कुछ लोगों ने क्या किया? बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए और राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। आगे बढ़ेंगे। वो यज्ञ कौन से थे? जैसे अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ, यानी कि अश्वमेध यज्ञ ऐसा ही एक आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यानी कि अश्वमेध यज्ञ क्या था? एक घोड़ा होता था वाइट कलर का, जिसको पूरे राज्य में घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। बट जो राजा उस घोड़े को रोकता था तो उसे क्या करना पड़ता था? क्या कह रहा है? इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे यज्ञ, जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, तो उस राजा से लड़ाई लड़नी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे शक्तिशाली है। मान लो ये घोड़ा विचरण कर रहा है, ठीक है, और किसी दूसरे देश के राजा ने उस घोड़े को रोक लिया। अगर घोड़े को रोक लिया तो जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, यानी कि जिस राजा ने अपने घोड़ा छोड़ा था, उससे उस राजा को युद्ध करना होता था। अगर किसी ने उसका घोड़ा नहीं रोका, दूसरे देश के राजा ने, तो वो ये समझते थे कि वो राजा अश्वमेध करने वाले राजा से कम शक्तिशाली है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। जो राजा उनका घोड़ा नहीं रोकते थे, उन्हें यज्ञ में क्या करते थे? निमंत्रण दिया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा क्या? बहुत शक्तिशाली माना जाता था। जो अश्वमेध करता था वो कैसा होता था? बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए क्या लाते थे? उपहार लाते थे। तो ये एक कहानी नहीं है, ये लाइंस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कैसे अश्वमेध यज्ञ हुआ? तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता है वो अपना घोड़ा छोड़ता है। ठीक है, पूरे राज्य में अपना घोड़ा छोड़ता है, तो अदर राज्य में भी घोड़ा जाता है, स्वतंत्र घूमता है। और जिस देश के राजा ने उस घोड़े को रोका, तो जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा है उससे उसको युद्ध करना पड़ता था। अगर किसी ने उसका घोड़ा नहीं रोका, किसी के राज्य में गया, दूसरे राज्य में, मान लो मैंने वो घोड़ा छोड़ा, ठीक है, वो आपके राज्य में गया, आपने उस घोड़े को रोका, तो आपको मुझसे क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उस घोड़े को आपने छोड़ दिया, जाने दिया, नहीं रोका, तो इसका मतलब ये हो जाता था कि हम आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। तो जो राजा उस घोड़े को नहीं रोकते थे, उसे क्या होता था? यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। और वो क्या करते? वो सब राजा अश्वमेध करने वाले राजा के लिए क्या लाते थे? वो उपहार लाते थे। ठीक है, ये क्या है? ये अश्वमेध की कहानी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। इंपॉर्टेंट लाइन अगेन हो जाती है, उसे राज सिंहासन पर या बाघ की खाल पर बिठाया जाता था। ठीक है, तो बाघ की खाल पर फोकस करिएगा, क्योंकि अगर स्टेटमेंट में डाल दी लाइन तो आप लोग 100% गलत कराओगे अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होती। ठीक है, तो आगे कह रहा है, युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। तो जो युद्ध होता था, तो युद्ध में सारथी ही तो सहचर होता है, सारथी ही तो रथ चलाता था। तो यज्ञ के अवसर पर वह क्या करता था? जो सारथी था वह क्या करता था? एक मिनट,
वह क्या करता था, राजा की विजयों के बारे में बताता था। ठीक है, तो जो सहचर होगा, जो राजा के ज़्यादा करीब होगा, तो वही तो उनका सही सही वर्णन कर पाएगा। तो युद्ध में राजा का सारथी उसकी विजयों का क्या करता था, विजयों एवं अन्य गुणों का गान करता था, उनकी मतलब तारीफ करता था। ठीक है, राजा रानियों की तारीफ करने से बहुत फायदा होता था, तो जबकि लोग क्या करते थे, बहुत तारीफ करते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां। देखो, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि राजा के बारे में जो अश्वमेध यज्ञ होता था, तो राजा के बारे में उसके विजयों का गुणगान कौन करता था, तो वो हमारा कौन हो जाता है, वो सारथी हो जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ये भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं हर चीज़ को बताती चल रही हूँ। ठीक है, राजा के सगे संबंधी, राजा के कौन, राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। ठीक है, राजा के सगे संबंधी, रानी और पुत्रों को भी क्या करने होते, छोटे छोटे से अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया देखना होता था। जो अदर राजाएं आए हैं वो सिर्फ क्या करते थे, यज्ञ की प्रक्रिया देखते थे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान लोग उपहार लाते थे। जो विष या वैश्य थे वो भी क्या करते थे, राजा के लिए उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। पुरोहित उन्हें क्या मानते थे, शूद्र मानते थे। जो विष और वैश्य थे वो राजा के लिए क्या लाएंगे, उपहार लाएंगे, जो अश्वमेध यज्ञ चल रहा था उसमें। और पुरोहित वैश्यों को क्या मानते थे, शूद्र मानते थे। ठीक है, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। जो शूद्र और वैश्य थे उन्हें कई अनुष्ठानों में क्या होता था, शामिल नहीं किया जाता था। तो ये थी अश्वमेध की कहानी। आगे बढ़ेंगे, बॉक्स देखेंगे, क्योंकि बॉक्स तो भाई इंपॉर्टेंट है, उसे देखना पड़ेगा। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। पुरोहित कहते हैं कि जो सभी धर्म हैं, वर्ण हैं, उनका निर्धारण किससे होता है, जन्म के आधार। उदाहरण के तौर पर अगर ब्राह्मण माता पिता की संतान है तो वो क्या होगी, ब्राह्मण होगी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ क्या थे, बाद में जो अछूत माने गए उनमें कौन थे, शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक, इनको क्या किया गया, अछूत कैटेगरी में डाल दिया गया, यानी कि जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं। साथ ही इनमें वे लोग भी आते हैं जो शवों को दफनाते या जलाने का काम करते हैं। तो जो शवों को दफनाते हैं, जलाते हैं, उन्हें भी क्या अछूत माना गया या अपवित्र माना गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। जो कई लोग थे तो उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। ठीक है, कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। जो कुछ राजा थे वो भी अपने आप को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का भी प्रभाव बहुत सीमित था। तो कहाँ पे वर्ण व्यवस्था कम थी, वो थी उपमहाद्वीप के पूर्वी क्षेत्रों में, यानी कि सामाजिक आर्थिक असमानता कम थी। तो जब असमानताएं कम होंगी तो पुरोहित का प्रभाव भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ने वाले हैं हम अपने जनपद के बारे में। जनपद क्या है, किसे जनपद कहते हैं, तो महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाते थे। जो राजा महायज्ञ करते थे तो वो अब क्या है, जन के राजा नहीं होते थे। जो हमने पहले पढ़ा था वो अब किसके राजा हो गए हैं, वो अब जनपद के राजा हो गए हैं। ठीक है, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है, जन के बसने की जगह। कुछ महत्वपूर्ण जनपद इस चित्र में दिए गए हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पुरातात्वविदों ने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, देखो जो पुरातात्वविद थे उन्होंने कई जनपदों की खुदाई की है। जैसे कि दिल्ली में क्या है, दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। कौन कौन, दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास क्या हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों ही ध्यान रखना। अतरंजी खेड़ा कहाँ है, एटा में, और हस्तिनापुर मेरठ में, और दिल्ली पुराना किला दिल्ली में। इनकी खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसल उगाते थे। क्या क्या, चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
आगे कह रहा है लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। ठीक है, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। जो लोग थे, जनपद के जो लोग थे, वो क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो कुछ क्या थे, धूसर कलर के होते और कुछ क्या थे, लाल रंग के होते थे। ठीक है, इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहते हैं। जो विशेष पात्र मिले थे वो क्या थे, चित्रित धूसर पात्र। ठीक है, या मृदभांड। ठीक है, जैसा कि इनमें नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई होगी। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति पर बनाए जाते थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि चित्र दूसरे मृदभांड में किस तरह की चित्रकारी की गई थी, तो वो ज्यामितीय आकृति के रूप में की गई थी। एक सरल रेखा तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया है ज्यामितीय आकार वाला। ठीक है, आकार हमसे पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, ये बॉक्स चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों को ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। जो चित्रित धूसर पात्र थे, जो धूसर पात्र थे, उनमें हमें क्या मिली है, ज्यादातर थालियां मिली हैं और कटोरियां मिली हैं। ठीक है, बहुत ही पतली सतह के ये क्या होते थे, ये पात्र बहुत ही पतली सतह के और सुंदर और चिकने थे। शायद इनका प्रयोग खास मौके पर या महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट हर चीज़ है, मैं आपको बताती चल रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहो कि मैम सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नहीं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और हमारा बताने का फ़र्ज है। ये नहीं कि मैं ये सोचूँ अरे मैं पूरी बुक को इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, हमारे स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि मैम तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट बता रही हैं। नहीं, मुझे आप क्या सोच रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी पढ़ाने में लॉयल्टी रखनी है, यानी कि हम बिल्कुल ही लॉयल्टी के साथ पढ़ाएंगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हम इंपॉर्टेंट बताएंगे। ठीक है, क्योंकि सीटेट क्वेश्चन बनाता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं और 60 क्वेश्चन में जब स्टेटमेंट डालेगा तो सोचो कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन निकाल के पूछ सकता है। ठीक है, तो जो मैं बता रही हूँ उनको पढ़ते हुए चलिएगा और समझते चलिएगा। जिस दिन एग्ज़ाम होगा तो आपको लगेगा कि हाँ मैम ने जो चीज़ें बताई थी वो सही थी और वहाँ से हमारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमने अभी पढ़ा जनपद के बारे में, अब हम पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। ठीक है, महाजनपद क्या है, कैसे होते हैं। ठीक है, तो महाजनपद क्या है, करीब 250 साल पहले, कितने साल पहले, 250 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। कुछ जनपद क्या हुए, अधिक महत्वपूर्ण हुए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। कुछ इंपॉर्टेंट जनपद थे और इंपॉर्टेंट हुए तो उन्हें क्या कहा जाने लगा, महाजनपद। हम मानचित्र 4 में देखेंगे। कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती है। अधिकतर क्या होती है, महाजनपदों की एक राजधानी होती है। पर कई राजधानियों में किलेबंदी थी। कई राजधानियों में क्या पाई गई है, किलेबंदी पाई गई है। अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई हैं थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा, अच्छे से बनेगा और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और मन लगा कर पढ़िएगा। ये मत सोचिएगा कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं क्या क्या पढ़ूँ। नहीं, एनसीईआरटी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और हर चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया हो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि अन्य राजाओं के डर से किलों का निर्माण किया या फिर अपनी शान शौकत दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ राजा अपनी राजधानियों को चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करने कर अपनी समृद्धि भी दिखाते होंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ चल रही थी। तो ये हैं हमारे महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद। तो इनको आप लोग ग्राफ में देख लीजिएगा कौन से कहाँ हैं, मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये है आपका मगध, एक मिनट, ये है मगध, ये वैशाली, ये बज्जी, ये अंग, और जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो बता देती हूँ। तो इस तरह से ये क्या है, आपके महाजनपद पाए गए हैं। ठीक है, इनमें देखो उज्जैनी, अवंती, ठीक है, इसमें नदियाँ भी हैं, वो देख लेना, हस्तिनापुर, इस तरह से कुरु, ये सारे क्या हैं, ये आपके महाजनपद हैं। तो एक बार इसमें आपको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो वो क्या करते थे, वो चारों ओर दीवार देखो दूसरे राजाओं के डर से भी बनाते थे और कुछ अपनी समृद्धि और शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए भी उन दीवारों का निर्माण करते थे। ठीक है, इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र का नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों
संसाधनों की भी क्या होगी, आवश्यकता पड़ी होगी। जब बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें बनाओगे तो हर चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। अब राजा सेना रखने लगे थे। जो महाजनपद थे, महाजनपदों में क्या था, राजाओं ने सेना रखने चालू कर दी थी। कब? लगभग 2500 साल पहले। ठीक है, 2500 साल पहले की बात चल रही है ना, तो जब ही की बात है। ठीक है, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। ठीक है, नियमित वेतन भी दिया जा रहा था और सेना भी रख रहे थे। ठीक है, कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में हुआ होगा। कुछ भुगतान क्या होगा, आहत सिक्कों के रूप में भी हुआ होगा। तो जो सिक्के हैं, सिक्के के बारे में हम अध्याय यानी कि लेसन 8 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो पता है क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये पढ़ेंगे कौशाम्बी किले की दीवार। ये जो किला है इसकी दीवार, कौशाम्बी किले की दीवार के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का है। तो कहाँ? आधुनिक उत्तर प्रदेश। जो कौशाम्बी किला है वो आधुनिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास की दीवार का अवशेष है। इसके भाग का निर्माण संभवतः कब हुआ होगा? 2500 साल पहले हुआ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें चल रही थी महाजनपदों में। महाजनपद में सेनाएं भी स्थायी रखने लगे थे लोग, और कामकाज भी अच्छे से कर रहे थे। ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब कर व्यवस्था क्या थी महाजनपदों में, ये देख लेंगे। पहले तो कर वसूला नहीं जाता था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में कर वसूलते थे? नहीं वसूलते थे। पर महाजनपद में क्या चल रहा था, ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, तो कर क्या था, महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। जब विशाल किले बनवाएंगे, बड़ी सेना रखेंगे, तो जाहिर सी बात है उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे, वो कर लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, जनता से टैक्स लेंगे। तो ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से क्या करने लगे थे, कर वसूलने लगे थे। यानी कि उपहार पर निर्भर नहीं थे, वो नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। कर कैसा था ये भी देख लो। ठीक है, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। तो उपज का कितना, 1/6वां हिस्सा कौन लेता था, राजा लेता था। तो ठीक है, जो फसलों सबसे महत्वपूर्ण कर क्या था, फसल का, क्योंकि वो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग कौन थे, कृषक थे। इसलिए 1/6 हिस्सा कर का निर्धारण किया था, जिसे भाग कहा जाता था। किसे क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। फिर क्या है, कारीगर के ऊपर कर लगाया जाता था। कारीगर के ऊपर भी कर लगाते, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाया जाता था। जो कारीगर के ऊपर कर लगता था वो श्रम के रूप में चुकाया जाता। श्रम के रूप में मतलब राजा का कोई काम कर देना वो, जैसे कि बुनकर, लोहार, सुनार। राजा के लिए महीनों में एक दिन काम करना पड़ता था। ठीक है, जैसे बुनकर है, लोहार है, सुनार है, इनको क्या करना होता था, राजा के लिए एक दिन काम करना पड़ता था, तो वो श्रमिक कर हो जाता था। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो खेती में कर लगता था तो वो 1/6वां हिस्सा लगता था, जिसे भाग कहते थे। और कारीगरों के ऊपर भी कर लगता था, पर वो एक श्रमिक कर था, उनसे एक दिन का काम करवाया जाता था। ठीक है, अगर पशुपालकों के ऊपर कर, पशुपालकों को जानवरों या उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। पशुपालकों को भी कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती। जो आखेटक तथा संग्राहक थे उन्हें क्या करना होता था, जंगल से जो वस्तुएं प्राप्त होती थी वो क्या होती थी, वो राजा को देनी होती थी। तो इस तरह के कर लग रहे थे। ठीक, तो आपके कौन कौन से कर हो गए, एक तो फसल पे कर लगाया जाता था। ठीक है, एक तो फसल पे कर लगाया जाता था आपका, और फसल पे कर लगाया जाता था, कारीगरों पर कर लगता था, पशुपालक पर, व्यापारियों पर, आखेटकों पर कर लगाया जाता था। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, कर से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, कृषि में परिवर्तन। कृषि में परिवर्तन कैसे आया, महाजनपद काल में कृषि में परिवर्तन कैसे आया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। कितने परिवर्तन आए, 2 बड़े परिवर्तन आए। क्या, हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। जो हल्के फाल थे वो लोहे के बनने लगे थे। कि ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि महाजनपद काल में कृषि में क्या परिवर्तन आए, तो हल्के फाल लोहे में बनने लगे थे, सही था। तो क्या हुआ, जब लोहे के फाल बनेंगे तो क्या होगा, अब कठोर जमीन क्या होगी, कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता है। ठीक है, इससे फसल की उपज बढ़ेगी। दूसरे लोगों ने धान पौधे का रोपण
रोपण शुरू कर दिया था। जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी क्या किया था, धान के पौधे का रोपण शुरू कर दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार करने और उनका रोपण, यानी कि पहले क्या करते थे, पहले उन्होंने जैसे हम लोग गेहूं वगैरह चने वगैरह की बुवाई करते हैं वैसे ही वो लोग क्या करते थे, धान को भी बो देते थे। पर अब उन्हें क्या हुआ, पर उन्हें अकल आ गई, यानी कि अकल मतलब उनकी चीज़ें डेवलप हुई, मानसिकता डेवलप हुई। उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने क्या किया, धान बोया, उसके बाद पौध हुई, ठीक है। पौध होने के बाद इस पौध को उखाड़ कर फिर उन्होंने उस चीज़ का रोपण किया। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से उनकी धान की खेती में भी बढ़ोतरी आई, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अब वो क्या करते हैं, पौधों का रोपण करते हैं, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार करते हैं, उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते हैं, इसलिए पैदावार भी क्या हुई, ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता है। ये काम ज़्यादातर दास दासी, भूमिहीन खेतीहर मजदूर या कम्मकार करते थे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कम्मकार किसे कहते थे, जो भूमिहीन मजदूर होते थे उन्हें क्या कहते थे, कम्मकार कहते थे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलिएगा और हमारी एनसीईआरटी सीरीज के साथ बने रहिएगा, जिससे कि सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता चलें और आप अपना अच्छा स्कोर कर पाएँ सीटेट में, ठीक है। और इस बार आपका सीटेट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं वाइंड अप करती हूँ, ठीक है। और कल इसी टाइम मिलते हैं। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय। और क्लास को शेयर करिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें। और ध्यान से पढ़िएगा, रिवीजन जरूर करिएगा क्लास लेने के बाद। उसके बाद चीज़ों को रिवाइज कीजिए और जो मैं बताती हूँ उनके शॉर्ट नोट बनाइएगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।